नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं अपना चैनल श्रद्धा कॉमर्स क्लासेस। यहाँ हम अकाउंट्स पढ़ेंगे सबसे आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप और मज़ेदार तरीके से, क्योंकि जहाँ समझना आसान वही है असली अकाउंट्स क्लास। चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो या प्रैक्टिकल सवाल, यहाँ आपको सब मिलेगा, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि साझेदारी में हम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ख्याति का व्यवहार कैसा रहेगा, लेखांकन प्रमाण प्रमाप 10 के अनुसार। जब किसी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिया जाता है, तो नए साझेदार को फर्म की संपत्तियां एवं फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है एवं फर्म के भविष्य के लाभों में लाभ प्राप्त करने के लिए नए साझेदार कुछ प्रतिफल ख्याति के रूप में लाना स्वीकार करता है। नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि मात्रा उसके निर्धारण की विधि का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है, परंतु उसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाण का पालन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स की रचना की है। इस लेखांकन प्रमाप का अनुच्छेद 16 ख्याति के लेखांकन से संबंधित है। ख्याति के लेखांकन से पूर्व हम लोग नए साझेदार की पूंजी का थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतः वह इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि देता है उसे ही पूंजी कहा जाता है। नया साझेदार पूंजी रोकड़ या संपत्ति या आंशिक रोकड़ एवं आंशिक संपत्ति के रूप में ला सकता है। सामान्यतया नया साझेदार पूंजी रोकड़ के रूप में फर्म में लाता है। नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने का लेखा अग्रलिखित इस प्रकार होता है। पहला, अगर साझेदार है पूर्णतः पूंजी रोकड़ के रूप में लाना चाहता है तो बैंक खाता नाम नए साझेदार की पूंजी खाता लिखा जाता है। यदि वह पूंजी संपत्ति तथा माल के रूप में लाना चाहता है तो संपत्ति खाता नाम क्रय खाता नाम नए साझेदार की पूंजी लिखा जाता है। यदि वह रोकड़ और संपत्ति दोनों में लाना चाहता है तो बैंक खाता नाम संपत्ति खाता नाम नए साझेदार की पूंजी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ख्याति के लेखांकन को। तो लेखांकन प्रमाप 10 और लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार केवल खरीदी गई ख्याति को ही खातों में दिखाया जाता है। अब यह ख्याति ली क्यों जाती है? जब किसी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों एवं फर्म की भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है एवं भविष्य के लाभों में लाभ प्राप्त करने के लिए नया साझेदार प्रतिफल ख्याति के रूप में लाना स्वीकार करता है। नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि की मात्रा उसके निर्धारण की विधि का उल्लेख साझेदारी लेख संलेख में होता है, परंतु उसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाप का पालन किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्थायी संपत्ति के लेखांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप 10 की रचना की गई है
और लेखांकन प्रमाप का अनुच्छेद 16 ख्याति के लेखांकन से संबंधित है। 26 ख्याति के लेखांकन से संबंधित है। अब यहाँ देखते हैं कि हमने देखा कि केवल खरीदी गई ख्याति ही खातों में दिखाई जाती है। आंतरिक रूप से बनी ख्याति जैसे साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में बदलाव के कारण उत्पन्न ख्याति के खातों में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इसके बदले कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया होता है। जिसमें वास्तविक भुगतान किया होता है सिर्फ उन्हें ही हम अपने खातों में दिखाए जा सकते हैं। यदि नया साझेदार नकद में ख्याति लाता है तो इसे प्रीमियम या अधिमूल्य माना जाता है। यह राशि पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। यदि केवल ख्याति का मूल्यांकन किया गया है तो यह राशि केवल साझेदारों की पूंजी खातों में समायोजित होगी। फर्म के बैलेंस शीट में इसे ख्याति खाता या गुडविल एसेट के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, सीधा उनके पूंजी खातों में समायोजित की जाती है। यदि हम इसके पूरे का सारांश निकालें तो खातों में ख्याति तभी दिखाई जाती है जब उसे खरीदा गया हो। अगर वह आंतरिक रूप से बनी है तो उसे नहीं दिखाया जाता। अगर ख्याति सिर्फ गणना की गई है तो साझेदार मृत्यु, निवृत्ति या अनुपात बदलने पर ही पार्टनर्स के पूंजी खातों में समायोजित की जाती है, बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाती है। अब अगर नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति की विभिन्न दिशाएं एवं लेखाएं देखते हैं हम। पहला, ख्याति का नगद लाया जाना व व्यवसाय में रहना। अगर सामने वाला ख्याति के लिए नगद लाया है और उसे हम अपने व्यवसाय में रखना चाहते हैं, तब उसकी क्या एंट्री की जाएगी? जब नया साझेदार अपने हिस्सों की ख्याति नगद लाता है तो पहला आपका एंट्री हो जाता है, पहली प्रविष्टि हो जाती है बैंक खाता नाम ख्याति का प्रतिफल खाता, जिसमें दिखाया जाता है कि फर्म में पैसा आ रहा है तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं और जो ख्याति का प्रतिफल है उसे क्रेडिट कर देते हैं। और अगर फिर यही इस ख्याति के प्रतिफल को पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में हम तो अभी तक जो हमने पिछली एंट्रियां सीखी हैं इसमें उस हिसाब से एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर हम नई एंट्री ये करेंगे कि जो ये भाग, इसका जो भाग है यह इसके पूंजी खाता में से काट लिया जाएगा, इसलिए सी का पूंजी खाता नाम ए का पूंजी खाता बी का पूंजी खाता चला जाएगा और यह रहेगा इस त्याग अनुपात में। अब यह है कि ख्याति के लिए प्रीमियम अंशतः नगद लाना। ठीक है, तो अगर लेखांकन मान 26 के अनुसार भारतीय लेखांकन मान 38 इस विधि को स्वीकार नहीं करता है तो इस दशा में प्रीमियम राशि को पुराने साझेदारों के खातों में उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा तथा नहीं लाई जाने वाली राशि के लिए नए साझेदार की पूंजी खाता या चालू खाता या ऋण खाता से डेबिट किया जाएगा तथा पुराने साझेदारों को क्रेडिट किया जाएगा। जब नवागत साझेदार अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम राशि अंततः नगद लाता है तो निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं, जैसे कि बैंक खाता का ख्याति प्रतिफल और ख्याति का प्रतिफल खाता नए साझेदारों की पूंजी खाता नाम पुराने साझेदारों की पूंजी खाता। जैसे कि हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, x तथा y एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वह z को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। z अपने भाग का 2/3 x से तथा 1/3 y से प्राप्त करेगा। ख्याति के जर्नल में अवश्य लिखे ख्याति जो है वो जर्नल में अवश्य लिखे जाएंगे। तो ख्याति के लिए प्रीमियम z लाएगा 60,000, किंतु वह केवल 36,000 ही नगद ला सकता है, मतलब कि कुछ ही उसमें से ला सकता है और बाकी बचे हुए नहीं ला सकता। तो जो बाकी बचे हुए बाकी बचे हुए ख्याति का पैसा है वह उसके पूंजी खाते में से ले लिया जाएगा, जैसे कि हम
सेकेंड एंट्री में देख ही सकते हैं। तो पहली प्रविष्टि अगर हम देखते हैं तो वो है सिंपल, जो हम पहले करते हुए आ रहे थे, बैंक खाता नाम ख्याति का प्रतिफल खाता। अब यही ये 36,000 का सिर्फ यहाँ पर 60,000 का सिर्फ 36,000 ही वह नगद ला रहा है, इसलिए बैंक वाले में सिर्फ नगद वाला अमाउंट ही लिखेंगे। बाकी बचा हुआ 24,000 इसके पूंजी खाता में से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगा ख्याति का प्रतिफल खाता नाम नए साझेदारों की पूंजी खाता, और यह जो टोटल मिलाकर 60,000 हुआ है, इसको हम त्याग अनुपात जो कि हमने यहाँ पर निकाला है 2:1, उसमें हम पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में बांट देंगे। अब हम ये देखते हैं, जब ख्याति के लिए प्रीमियम फर्म की पुस्तकों में पहले ही विद्यमान हो, जब ख्याति पहले से ही है तब इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। जब ख्याति के इससे पहले जो भी हम लोग मेथड पढ़े हैं उसमें ख्याति जो प्रीमियम है वह पहले से पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, पर यह इस केस में बोल रहा है कि इसमें जब विद्यमान रहेगी तब हम क्या करेंगे। तो जब ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि फर्म में पुस्तकों में पहले से ही विद्यमान हो तथा नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसी दशा में पहले से विद्यमान ख्याति का प्रीमियम अपलिखित कर दी जाती है। मतलब कि जो पुराना है उसे हटा दिया जाएगा और जो नया प्रीमियम हम निकालते हैं उसके हिसाब से प्रविष्टियां की जाती हैं। अर्थात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों या चालू खातों का डेबिट करके ख्याति के लिए प्रीमियम खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आसान भाषा में मैं आपको ये याद कराऊं तो ये है कि पुराना चीज पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। क्या? पुराना चीज पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात पे बांट दी जाती है। तदंतर नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की प्रीमियम का लेखा नियमानुसार किया जाता है, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। एक्स तथा वाई एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे जेड को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। एक्स तथा वाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति के लिए प्रीमियम 40,000 विद्यमान है। यह है पुराना वाला। तो पुराने वाले का हम रूल याद किए थे, पुराना चीज पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। जेड को अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम देनी है, 60,000 लाना है, किंतु वह केवल 36,000 नगद ला सकता है। नई फर्म की पुस्तकों में जनरल आवश्यक लेखे लिखे। तो पहला हम पुरानी प्रविष्टि जो कि 40,000 है उसको हम यहाँ पर बांटे हैं पुराने अनुपात, मतलब कि 3:2 में हम पुराने साझेदारों में बांट दिए हैं। दूसरा, हम जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जितना वह बैंक रोकड़ ला सकता है, नगद ला सकता है, उतना हम बैंक खाता बोलकर लिख दिए हैं और बाकी जो बचा नहीं ला सकता उसे हम पूंजी खाता में लिखकर नई एंट्री कर देंगे। ख्याति का प्रतिफल खाता नाम नए साझेदार की पूंजी खाता और पुराने साझेदारों की पूंजी खाता के हिसाब से। अब हम आखिरी पढ़ते हैं गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति। प्रश्न में कभी-कभी नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली ख्याति राशि के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं रहता है, या हम यह कहें कि फर्म की ख्याति के मूल्यांकन के विषय में प्रश्न कोई संकेत नहीं देता है। इसके बावजूद भी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसे ख्याति का लेखा करने के लिए इसी ख्याति को हम बोलते हैं गुप्त ख्याति। ऐसी स्थिति में प्रश्न के भीतर छिपी हुई ख्याति होती है,
इस स्थिति में फर्म की ख्याति की गणना इस तरीके से की जाती है, जैसे कि पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नए फर्म की कुल पूंजी। हमें यहाँ पर साझेदारों की पूंजी को मिलाकर नई फर्म मतलब कि जैसे मान लो पुराने में 2 साझेदार थे ए और बी, और नए में हो गए नया उन्होंने सी को यहाँ पर नया साझेदार बनाया, प्रवेश दिया, तो हमारी जो नया फर्म हो गया वो A/B/C हो गई, मतलब तीनों का नाम मिलाकर हमारी नई फर्म बन गई। तो इस नए फर्म का नया पूंजी रहेगा तथा दूसरा रहेगा पुराने और नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी की गणना। तो यहाँ पर ये जो पुराने साझेदार है और जो नया साझेदार जो पूंजी लाया है उसकी गणना करेंगे। उस गणना से हम गुप्त ख्याति निकालेंगे और उसके हिसाब से नए साझेदार में उसका जो हिस्सा निकलेगा उसका हम लाभ हानि अनुपात निकालकर उस चीज में एंट्री उसकी प्रविष्टियां करेंगे। जब किसी फर्म की अब यहाँ पर हमें कब निकालना पड़ता है गुप्त ख्याति, जब किसी फर्म की ख्याति स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई होती है, तो फर्म की शुद्धम संपत्तियों के आधार पर आकलन करना पड़ता है, अर्थात निम्न प्रकार से ज्ञात करना पड़ता है। पहला, ख्याति का मूल्य निकालना पड़ता है जिसे हम शुद्ध संपत्तियां नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर निकालते हैं। शुद्ध संपत्तियां जो ख्याति को छोड़कर हम जितनी भी शुद्ध संपत्तियां हैं उनके हिसाब से नए साझेदारों की पूंजी के सहित उसके हिसाब से हम नया ख्याति निकालते हैं। दूसरा, इस गुप्त ख्याति में नए साझेदार का जो भाग होगा उसे नए साझेदार की पूंजी खाता डेबिट करके पुराने साझेदारों की पूंजी खाता को उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः 13,000 तथा 9,000 की पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार है। उन्होंने सी को 1/5 के लिए साझेदार बनाया और सी ने पूंजी लाया 8,000। गुप्त राशि ज्ञात कीजिए तथा उसे समायोजन हेतु आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि गुप्त ख्याति हमारी क्या है। तो अगर देखो यहाँ पर जो C है वह 1/5 के लिए 80,000 रुपये, सॉरी 8,000 है, 8,000 रुपये नगद लाता है। 8,000 रुपये लाता है तो मतलब कि एक कभी भी नए साझेदार के हिसाब से नया पूंजी निकालने बोलेगा तो हम सीधा सीधा ये जो 1/5 है इसको उल्टा कर देंगे, मतलब कि 8,000 इंटू 5/1 कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो 1/5 के लिए जब 8,000 लाया गया तो पूरे एक फर्म के लिए फर्म का पूरा पूंजी निकालने के लिए हम सीधा सीधा ये जो हमें यहाँ पर 1/5 जो भी हमको फ्रैक्शन दिया गया है उसमें हम उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से यहाँ पर हमारा पूरा पूंजी निकल आएगा। तो ये हो गया कि नए फर्म की इतनी पूंजी होनी चाहिए। तो अभी तक कितनी है हम ये देखते हैं। तो अभी तक जो जितनी है तो ए का 13,000 है, बी का 9,000 है और सी का 8,000 है। तीनों के हम पूंजियां मिलाते हैं तो अभी हमारे पास पूंजी सिर्फ 30,000 है, मतलब कि होनी चाहिए थी 40,000 पर अभी है 30,000, मतलब कि ये जो बीच का जो डिफरेंस पाया गया है यही डिफरेंस हमारी गुप्त ख्याति है। इसलिए 40,000 माइनस 30,000 कर दिए तो हमारा गुप्त ख्याति निकल गया। पर यह पूरे फर्म की ख्याति है इसलिए इसमें से सी का भाग निकाला गया है। सी का भाग निकालने पर 2,000 रुपये इसकी ख्याति निकलती है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। अब सीधा सीधा हम समायोजन वाली एंट्री करेंगे कि जो सी ला रहा है वो हमेशा डेबिट में होगा। तो सी का पूंजी खाता नाम और ए और बी को मिल जाएगा उनके त्याग अनुपात के हिसाब से। तो यहाँ पर साझेदारों का कोई पुराना अनुपात नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने इसके त्याग अनुपात को समान मानकर 1:1 में ही बराबर बराबर में बांट दिया है। यहाँ पर हमने समझा कि जो ख्याति है उसका हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं।
इसको हम और अच्छे से प्रैक्टिस करके हम आगे इन क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जहाँ समझना आसान वही है असली अकाउंट्स क्लास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।